अस्सलाम वालेकुम। अज़ल से कहा जाता है और देखा जाता है कि हर दौर के अपने चैलेंजेस रहे हैं। इस जनरेशन का सबसे बड़ा मसला नैरेटिव वॉरफेयर का है और इसमें परसेप्शन को बिल्ड किया जाता है और आपके माइंड के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके ज़हनों के साथ खेला जाता है और उसको ड्राइव किया जाता है। मीडिया फ्रेमिंग के ज़रिए एग्रेसर्स को हीरोज़ बना दिया जाता है, विक्टिम्स को विलेन बना दिया जाता है, फैक्ट्स को तब्दील कर दिया जाता है फिक्शन के अंदर। मुझे हैरत भी होती है और अफसोस भी होता है कि झूठ को सच और सच को झूठ बना दिया जाता है। और हैरत इस बात पर होती है कि अब अगर कोई सच बोलता है तो वो झूठ लगने लगता है और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसको जो है वो सच तस्लीम कर लिया जाता है और सच की कंसिडरेशन नहीं रहती। अगर मैं अपने पूरे 15 साल के कॉर्पोरेट तजर्बे की बात करूं तो मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है, तकरीबन कोई 6-7 कंपनीज़ के साथ मैं काम कर चुका हूं और आजकल भी मैं एक इदारे के साथ मुंसलिक हूं। मैंने अपने पूरे करियर के अंदर मैं बहुत जूनियर लेवल से आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो राइज़ करते हुए ऊपर आया और मैंने जूनियर पोज़ीशन से लेके सीनियर पोज़ीशंस तक अपने इतराफ़ के अंदर लोगों को मैनिपुलेट करते करते देखा है। स्पेशली अगर मैं अब्रॉड का अपना एक्सपीरियंस एक्सट्रैक्ट कर दूँ जो बहुत अच्छा था, मैंने लोगों को बहुत बेहतर देखा बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट भी किया जाता है और ट्विस्ट भी किया जाता है। सच को झूठ बना दिया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है और चूँकि इस ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर हमारी तरबियत हुई है और हम पले-बड़े हुए हैं कि हमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करवा दी जाती है और हम समझ ही नहीं पाते, हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, हम वाज़ेह फ़र्क ही महसूस नहीं कर पाते कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सच पर मबनी है और क्या चीज़ झूठ पर मबनी है और हम डिफ़रेंशिएट ही नहीं कर पाते दोनों के अंदर। इवेंचुअली चीज़ें हमारी जब ख़राबी की तरफ जाती हैं और चीज़ें जब एक्सपोज़ होना शुरू होती हैं, उसकी रिफ्लेक्शन और उसका शैडो हमारे ऊपर पड़ना शुरू होता है, तो फिर हम रिग्रेट फ़ील करते हैं और उसके बाद ये है कि वो चिड़िया चुग गई खेत वाली बात होती है कि जब तीर से कमान निकल जाता है, तब हमें एहसास होता है कि हाँ यार, ये माज़ी में हमसे गलतियाँ सरज़द हो गई हैं। लेकिन वो जब होता है जब हमारे हाथ से तमाम चीज़ें निकल चुकी होती हैं। आज के दौर में भी जो जंगें लड़ी जाती हैं वो मिसाइल्स और बॉम्ब्स और गन्स और बुलेट्स के ज़रिए ज़रूर लड़ी जाती हैं, लेकिन आज ग्राउंड से बड़ी जंग नैरेटिव्स की है और इस नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर आप जिस तरीके की मीडिया फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, अभी रिसेंटली जो जंग हुई है ईरान इसराइल के बीच में और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में भी एक मसला चल रहा है और अभी रिसेंटली सीज़ फायर भी हुआ हमास और इसराइल के दरमियान। उसके अंदर जो वेस्टर्न मीडिया था, उसने जो अपना नैरेटिव रखा सबके सामने, वो यही था कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास ने वहाँ पर जो है वो उसके ट्रूप्स उतरे थ्रू पैराशूट्स और उसको प्रोवोक किया इसराइल को और उसके बाद जो रिटेलिएशन थी, उस रिटेलिएशन के नतीजे के अंदर जो 70,000 लोग जो फ़लस्तीनी थे उसको शहीद कर दिया गया। ये बात नहीं बताई उन्होंने या ये बात नहीं दिखाई गई कि दहाइयों से एक तवील अरसे से जो ज़ुल्म-ओ-सितम फ़लस्तीनियों पर चल रहा था, उस बात को नहीं बताया गया। तो हमारी सेल्स के अंदर कहा जाता है, हमारी मार्केटिंग के अंदर कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इस वक़्त जो है वो परसेप्शंस को बिल्ड किया जाता है, नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है और वही कुछ दिखाया जाता है और बताया जाता है और इसके अंदर पूरी स्ट्रैटेजी तरतीब दी जाती है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा, मुख्तलिफ इमेजेस और वीडियोज़ आपकी नज़र से गुज़रती होंगी। मिडल ईस्ट का जो मीडिया है, जैसे अल जज़ीरा के हवाले से मैं बात करूँ और दीगर चैनल्स हैं, उनको अगर आप नोटिस करें तो फ़लस्तीन के प्रो नज़र आते हैं और उन्होंने जो फ़लस्तीन के हवाले से जो ज़ुल्म-ओ-सितम वहाँ पर चल रहा था और जो मामलात चल रहे थे, इवन जो इज़राइल और ईरान की जंग थी, उसके अंदर सिर्फ़ एक एस्पेक्ट जो है वो पेश नहीं किया, जैसे वेस्टर्न मीडिया करता है। उसने बड़ा न्यूट्रल अंदाज़ के अंदर चीज़ें सामने रखने की कोशिश की और उसके अंदर इज़राइल जो है और जो वेस्टर्न मीडिया है, वो एक्सपोज़ होके सामने आ गया। फ़लस्तीनियों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिली लोगों की तरफ से और फिर जो है वो मामला चेंज हुए और फिर एक बायकॉट का एलिमेंट आपकी नज़र से गुज़रा पूरी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में जो मुज़ाहरे हुए और इसराइल के ख़िलाफ़ एक आवाज़ बुलंद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उस हवाले से जो है वो जो इनिशिएटिव्स लिए और जो वहाँ से स्टेटमेंट्स आई और जो दीगर ममालिक ने और पूरे रीजन्स ने और पूरे मिडल ईस्ट ने जो उसका बायकॉट किया, तो वो सबके सामने आई जाती हैं। उन चीज़ों को देखते हुए हम सच की तलाश नहीं करते, बल्कि हमारे अंदर मसला ये है कि फिर जो चीज़ हम बिलीव करते हैं, जिन चीज़ों पे हम यकीन रखते हैं, उसकी कन्फर्मेशन और वैलिडेशन के लिए हम निकल जाते हैं और चीज़ों को भी हम उसी अंदाज़ के अंदर तलाश करते हैं
کہ جس کے اوپر ہمارا بلیو ہوتا ہے، سچ ایک طرف رہ جاتا ہے، اور جو چیز ہمارے ذہنوں کے اندر بلڈ کی جاتی ہے، جو پرسیپشن ہمارا بلڈ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، اور اسی بلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے یا سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی کنفرمیشن تلاش کرنے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں، ہم سینیٹائز ہونے کے بجائے ڈی سینیٹائزنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور پھر ہماری اوور آل جو سوچ سمجھ ہے اس کو ڈسٹریکٹ کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جو ریسنٹ جنگ ہوئی ہے، اگر میں اس پر بات نہ کروں تو شاید زیادتی ہو جائے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1971 کے اندر اگر میڈیا ہمارا آزاد ہوتا اور اسی طریقے سے کام کر رہا ہوتا جس طرح اس نے ہمارے موقف اور ہمارے نیگیٹو کو پیش کیا پاکستان کے پوری دنیا کے سامنے، تو شاید بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ تو اس جنگ کے اندر بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے پاکستان کی سکسیس اور جیت کے پیچھے ہماری میڈیا کا، اور میڈیا جو ٹائملی اور نیوٹرل انداز کے اندر پاکستان کا بیانیہ پیش کرتی رہی، اور پھر ISPR کا بھی میں ایک تعریف کروں گا ان کی، وہ بھی بڑا ٹائملی جو ہے وہ چیزوں کو انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر پاکستان کے موقف کو پیش کیا۔ وار آف نیریٹوز کے اندر اگر آپ پروپیگنڈا سے بچنا چاہتے ہیں، مینیپولیشن سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی ٹول ہے، وہ ہے اویئرنیس۔ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پھیلائیں تاکہ یہ کہ ہمارے ذہنوں کو ہم استعمال ہونے سے بچا سکیں۔ بہت شکریہ۔